हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्यूब। आज आपके आगे लेके आ गए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का एक डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस। 4-5 दिन हो गए हैं दोस्तों इस गाड़ी को चलाते हुए और लगभग 400-500 किलोमीटर मैंने इसे चला लिया दोस्तों। लास्ट वीक पूरा मैंने इस इनोवा क्रिस्टा डीजल ऑटोमेटिक को ही यूज़ किया है और अब आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका पूरा एक एक्सपीरियंस कि कैसी लगी मेरे को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एज अ कार। आपके डेली लाइफ में ये कैसे आपके काम आ सकती है, प्रैक्टिकल कितनी है और क्या ये एक्चुअल 7 सीटर है या फिर आपको किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव अपने टिपिकल वे में जिस तरह से हम आपको सभी गाड़ियों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लॉक दी गई है, उसके कंट्रोल्स यहीं पे हैं। हज़ार्ड लैम्प स्विच है, टच स्क्रीन सिस्टम है जिसके टच बेस्ड कंट्रोल्स हैं। ये अगर फिजिकल कंट्रोल्स होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी एसी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं और फ्रंट और रेयर एसी आप दोनों ही यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस पीछे इस जगह पे आपको अलग से कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि बाई चांस अगर आपको टॉगल करने पड़े तो आप आगे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कंट्रोल्स की। एसी के नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ड्राइव मोड रिलेटेड और ट्रैक्शन कंट्रोल रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके नीचे थोड़े कबी होल्स हैं और चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक कप होल्डर है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और आर्मरेस्ट विद स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा स्पीडोमीटर इजीली रीडेबल है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो दिए ही गए हैं। बाकी हेडलाइट स्टॉक्स राइट साइड में मिल रहे हैं और वाइपर स्टॉक्स लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं। दोनों ही अपना काम पूरी तरह से कर लेते हैं। वाइपर दिखा देता हूँ एक बार आपको, तो काफ़ी अच्छा काम ये कर जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों ड्राइवर डोर पे आपको ORVM फोल्डिंग एडजस्टमेंट और चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक अर्गोनॉमिकली अगर बात करी जाए तो सभी चीज़ें सॉर्टेड हैं और एज सच कोई मेजर इशू यहाँ पे मेरे को नहीं लगा है। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से एडजस्ट हो जाता है और हॉर्न की जहाँ तक बात करी जाए तो हॉर्न भी ठीक ठाक साउंड के साथ आ रहा है, हालांकि इम्प्रूव किया जा सकता था। चलिए अब बात कर लेते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों एक 7 सीटर गाड़ी जिसकी डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ की गाड़ी है, तो इसमें विजिबिलिटी एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि विजिबिलिटी अगर आपको अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस गाड़ी को चलाने में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ बोनट एरिया की। तो बोनट एरिया मेरे को यहाँ पे विजिबल नहीं होता है और MPV का डिज़ाइन लैंग्वेज ही कुछ इस तरह से होता है कि हाईवे पे क्रूज़ कर सके, लॉन्ग जर्नीज़ पे कंफर्ट दे सके और इस तरह से एरोडायनेमिकली डिज़ाइन करी गई है गाड़ी कि विंड नॉइज़ भी आपको ना आए अगर आप हाई स्पीड क्रूजिंग कर रहे हैं इस गाड़ी पे। तो दोस्तों बोनट विजिबिलिटी तो वैसे भी नहीं आती है। इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर या जहाँ एरोडायनेमिक्स आएंगे वहाँ पे आपको विजिबिलिटी कम होती दिखाई दे जाएगी। चलिए खैर इस चीज़ की बात नहीं करते हैं। बोनट अगर आपको विजिबल चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। बाकी अगर आप वहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे ये जो क्वार्टर ग्लासेस दिए गए हैं दोस्तों, ये क्वार्टर ग्लासेस काफ़ी फ़ायदा कर देते हैं। प्लस ORVM की अगर बात करूँ तो ORVM काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के दिए गए हैं। प्लस आप देखेंगे तो फ्रंट ग्लास आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, बट ये जो बाकी साइड के ग्लासेस हैं ये हीट इंसुलेटेड ग्लासेस हैं। अगर दोनों ग्लासेस आपको एक ही शॉट में दिखाए जाएँ तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश टेंट है। तो दोस्तों उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है रियल लाइफ में। और उसके अलावा बात करता हूँ IRVM की। तो IRVM भी मेरे को ठीक ठाक विजिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। एज सच IRVM से पूरा मेरे को रेयर ग्लास विजिबल हो रहा है। प्लस रिवर्स कैमरा भी अभी आपको आगे दिखा देंगे, रिवर्स कैमरा भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी दिए गए हैं रेयर में और जहाँ तक मेरे को याद है एक्सेसरीज़ वगैरह में आप फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इस गाड़ी में ले सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे ऑप्शंस के साथ आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए या आ सकती है इस गाड़ी को चलाने में। पर थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप किसी छोटी गाड़ी से अपग्रेड करना चाह रहे हैं टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा के ऊपर। चलिए इस बात को छोड़ते हैं यहीं और विजिबिलिटी एस्पेक्ट में मेरे को पर्सनली कोई ऐसा इशू नहीं लगा क्योंकि मैं हर तरह की गाड़ी चलाता रहता हूँ और रेगुलरली गाड़ियाँ स्विच करता रहता हूँ। तो एज सच यहाँ पे मेरे को एज सच कोई कमी नहीं लगी है। चलिए अब बात करते हैं ड्राइवर कंफर्ट की। तो दोस्तों कंफर्ट के मामले में तो वैसे भी बेंचमार्क होती है इनोवा और यही रीज़न है कि लॉन्ग जर्नीज़ पे इनोवाज़ को सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। चलिए खैर अब आपको सीट्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो लेदर टाइप में सीट कवर दिया गया है जो कि परफोरेटेड है और बोल्स्टरिंग भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। दोस्तों ये थोड़ी सी हार्ड आपको लगेगी जो कि आपको लॉन्ग जर्नीज़ पर सपोर्ट करे। दोस्तों अगर सॉफ्ट रख दी जाती तो कहीं ना कहीं बैक पेन वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं, और इन सीट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा लंबर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो दोस्तों ड्राइवर सीट मेरे को काफ़ी पसंद आई। हालांकि जितने भी लोग इस गाड़ी को ख़रीदते हैं उनमें से काफ़ी मेजर परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो इस सीट पे कभी बैठते नहीं हैं, वो सिर्फ शॉफर ड्रिवन कार खरीदते हैं और बैक सीट्स में कैप्टन सीट्स को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों बैक सीट का रिव्यू भी आपको दे देंगे कभी ना कभी, बट ओवरऑल जितना मैंने बैक सीट को एक्सपीरियंस किया वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सेकेंड रो में जो कैप्टन सीट्स वेरिएंट मैं इस टाइम चला रहा हूँ इसमें तो मेरे को कोई परेशानी आई नहीं है, और उससे अलग अगर बात करें तो मैंने थर्ड रो तक बैठ के देखा है इस गाड़ी में। थर्ड रो में भी अच्छा खासा कंफर्ट आपको देखने को मिल जाएगा और आपको एज सच कोई परेशानी नहीं लगेगी जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे। बाकी दोस्तों थर्ड रो ज़्यादातर गाड़ियों की प्रैक्टिकल नहीं होती है, इसमें भी अंडर थाई सपोर्ट तो थर्ड रो में आपको नहीं मिलता है, बट जहाँ तक बात आती है लेग रूम की, हेड रूम की, सीट कंफर्ट की, तो वहाँ पे थर्ड रो आप कहीं ना कहीं काम में ज़रूर ले सकते हैं। चलिए खैर थर्ड रो की बात भी, ओवरऑल इनोवा तो किंग है इस 7 सीटर सेगमेंट की। इवन 8 सीटर का ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको आता है। 8 सीटर लेआउट में 3 पीछे और 3 सेकेंड रो में और 2 आगे, तो ऐसे करके 8 सीटिंग सेटअप बन जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ें एक साइड हैं और ड्राइविंग डायनामिक्स एक साइड है। तो इस गाड़ी में एक 2.4 लीटर का डीजल इंजन लगाया गया है विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैं इस टाइम चला रहा हूँ जो कि टॉर्क कन्वर्टर है। और पावर आउटपुट की बात करें तो दोस्तों ऑन पेपर तो आपको पावर कम लगने वाली है, अराउंड 150-160 PS की पावर है और 350-360 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो इतनी पावर फिगर्स इतने बड़े साइज़ की गाड़ी, बट दोस्तों 2.4 लीटर का एक इंजन है तो वो चीज़ भी मैटर करती है। प्लस ये गाड़ी कुछ पावर के हिसाब से ट्यून नहीं की गई, हर तरह से इसकी ट्यूनिंग है प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट के हिसाब से। अब इस टाइम आप देख रहे हैं मैं अराउंड 55-60 की स्पीड पे चल रहा हूँ और रोड की लिमिट है अराउंड 70 की। कोई NVH मेरे को परेशान नहीं कर रहे, काफ़ी सूदिंग मेरी ड्राइव है। ड्राइव मोड में मैंने गाड़ी डाली हुई है, क्लच की कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ें देखते हुए आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और एडिशनल पावर की। बाकी जैसा कि मैंने बताया ये गाड़ी ज़्यादातर ड्राइवर्स ही ड्राइव करते हैं, तो ड्राइविंग पार्ट में आपका मेजर फोकस नहीं होना चाहिए अगर आप खुद गाड़ी नहीं ड्राइव करते हैं। एक टिप दे देता हूँ, हर कोई ड्राइवर से गाड़ी चलवाना भी नहीं पसंद करता है। तो दोस्तों इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको ज़्यादा पावर फील होगी बजाय इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के। इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपने और बाकी एस्पेक्ट्स की। तो इंजन का मैंने आपको बता दिया, और इंजन से अलग अगर बात करी जाए तो दोस्तों ट्रांसमिशन। अब इंजन ट्रांसमिशन की पेयरिंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि क्लच तो है नहीं, कभी मैनुअल चलाएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों पेयरिंग ठीक ठाक है, ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी करी गई। इस गियरबॉक्स में आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स या फिर सिक्वेंशियल और मैनुअल मोड भी साथ ही साथ दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप अपने मैनुअल मोड, सिक्वेंशियल मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ओवरऑल पेयरिंग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो अगर आप खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं इस गाड़ी को तो एक बार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही ड्राइव लेके देखिएगा तो आपको एक बड़ा फ़र्क पता चलेगा। चलिए इंजन ट्रांसमिशन की बात हो गई है, अब आ जाता हूँ स्टीयरिंग के ऊपर। तो दोस्तों स्टीयरिंग सिटी में यूज़ करने के लिए थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड है और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इसके अंदर आता है। बाकी दोस्तों इसकी बॉडी और चेसी में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो नॉर्मल गाड़ियाँ हम चलाते हैं उनसे। तो ये लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी है, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट इधर उधर होता दिखाई देगा, बट एक बार आप अडेप्ट हो जाते हैं ये लैडर ऑन फ्रेम चेसी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है उसके साथ, तो फिर इससे कंफर्टेबल आपको गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे थे चेसी रिस्पॉन्स की, तो लैडर ऑन फ्रेम चेसीज की ये गाड़ी है, और जनरली इस सेगमेंट के अंदर या इसके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो सभी मोनोकॉक चेसीज पे बेस्ड आते हैं। तो उनमें आपको चलाने में, ड्राइवेबिलिटी में और कंफर्ट में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क फील होगा। जनरली लैडर ऑन फ्रेम थोड़ी सी स्टेबल उतनी ज़्यादा नहीं रहती है जब हाई स्पीड में आपको बम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोनोकॉक चेसीज एक ही बिल्ड होती है, बट लैडर ऑन फ्रेम में चेसी अलग और उस पर बॉडी ऐसे रख दी जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों लैडर ऑन फ्रेम है, चलो कोई इशू नहीं है, और
एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का दोस्तों, सेगमेंट में ज़्यादातर बाकी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो सभी फ्रंट व्हील ड्राइव है, और फ्रंट व्हील ड्राइव की कैपेबिलिटी आप अच्छे से जानते हैं। कितना ही बड़ा टायर साइज़ दे दिया जाए, कितने ही ट्रैक्शन मोड्स, ESP मोड्स, कितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आप डाल दीजिए एक गाड़ी में, बट फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी अल्टीमेटली एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी ही रहती है। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है रेयर व्हील ड्राइव, तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के उसमें। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन है इस गाड़ी के अंदर, तो डेफिनेटली सबसे कम माइलेज ये क्लेम भी करती है और रियल लाइफ में आपको देती भी है। तो दोस्तों इस गाड़ी से आप अराउंड 10 से 11 की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ लोग इससे ज़्यादा माइलेज भी निकाल रहे हैं, बट दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँगा कि 15 की माइलेज आप इससे निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक उस तरह की थॉट बना लेंगे। तो मैं कोई यहाँ पे ऐसी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ जो कि ईज़िली पॉसिबल ना हो, तो 10 से 11 की माइलेज आप ईज़िली इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। चलिए उसके अलावा बात करते हैं, तो ये जो ड्राइव मोड्स आप देख पा रहे हैं, इको, पावर और नॉर्मल, 3 मोड्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। अब तीनों मोड्स में कितना डिफरेंस है और क्या ये मोड्स एक्चुअल में काम के, तो दोस्तों जब आप इको मोड दबाते हैं तो आगे आपके स्क्रीन में लिखा आ जाता है इको मोड। अब आप कहेंगे नॉर्मल मोड के लिए बटन कहाँ पे दिया गया, तो दोस्तों नॉर्मल मोड आपका तब आता है जब जिस मोड में गाड़ी होती है आप उसी मोड को दोबारा प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ इको मोड हट चुका है, और पावर मोड आपको अगेन तीसरा बटन दिया गया, और जैसे ही आप पावर मोड को दोबारा प्रेस कर देंगे तो अगेन नॉर्मल मोड में आपकी गाड़ी आ जाएगी। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया ड्राइव मोड्स डालते कैसे हैं, इनमें कितना फ़र्क है दोस्तों। तो फ़र्क इको और पावर मोड में तो आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, बट जो नॉर्मल मोड दिया गया है उसमें आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बैलेंस ठीक ठाक रखा गया है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस गाड़ी का इको मोड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप डेली लाइफ में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और एक सूदिंग तरीके से आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो फिर इको मोड आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। उसके अलावा नॉर्मल मोड ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं दूंगा उस पर, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा मेजर फ़र्क नहीं लगा है अगर इको मोड से उसे कंपेयर करूं या फिर नॉर्मल मोड से अपने पावर मोड को कंपेयर करूं। तो नॉर्मल मोड का होना ना होना कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए यहाँ पे नहीं है, और पावर मोड में अगेन आपको एक फ़र्क दिख जाता है, और थोड़ा सा गियरिंग रिस्पॉन्सेज में भी फ़र्क आ जाता है, कई सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप एंथुजियास्टिकली ड्राइव करना चाहते हैं तो आप पावर मोड का यूज़ कर सकते हैं, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन तो यहाँ पे दे ही दिया गया। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई ड्राइव मोड्स की, अब बात करते हैं और चीज़ों की। तो दोस्तों स्टीयरिंग वगैरह के बारे में तो आपको बता ही दिया मैंने, बॉडी रिस्पॉन्स बता दिया, और रेयर व्हील ड्राइव होने के कारण दोस्तों लोड कैपेसिटी वगैरह में भी जब ये गाड़ी पहाड़ों वगैरह पे भी चलाई जाती है फुल लोड के साथ, तो भी एज सच यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है, और सस्पेंशन ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं फीचर्स की। तो जैसा कि अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा हो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पे, तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, और मैं यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो बिकती हैं प्रैक्टिकलिटी और रिलायबिलिटी के बेस पे, ना कि फीचर्स के बेस पे। दोस्तों इसके कंपटीशन में, इसके प्राइस में, इसके साइज़ में कई गाड़ियाँ ऐसी आ जाती हैं जिनमें आपको इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगेंगे। फीचर्स दोस्तों फीचर्स की आप गिनती नहीं कर पाएंगे, फीचर्स को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इतने फीचर्स के साथ वो गाड़ियाँ आ रही हैं। बट जहाँ बात आती है लॉन्ग टर्म ओनरशिप की, रिलायबिलिटी की, सर्विस की, रीसेल वैल्यू की, या फिर उन फीचर्स के लॉन्ग टर्म ओनरशिप की, तो दोस्तों वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं याद आती है कि यार प्रैक्टिकलिटी में तो ये फीचर्स काम आने के बजाय परेशान कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ हर ब्रांड जो फीचर्स दे रही है वो ख़राब है, बट कहीं ना कहीं टोयोटा आप देखेंगे तो एक 30 लाख रुपए की गाड़ी में भी, 40 लाख रुपए की गाड़ी में भी और 50 लाख रुपए की गाड़ी में भी सनरूफ नहीं देता आप, जबकि हर ब्रांड आजकल 15-15 लाख की गाड़ियों में, 10-10 लाख की गाड़ियों में सनरूफ मिल रही है। तो दोस्तों टोयोटा के लिए एक सनरूफ जैसी चीज़ ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपने जैसा कि आप लोग जानते हैं इनोवा की ब्रांड वैल्यू चलती है रिलायबिलिटी के ऊपर। आप देखेंगे तो आपको इनोवा रोड पे इजीली देखने को मिल जाएगी, जबकि ये एक सस्ती गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी सस्ती गाड़ी नहीं है। तो दोस्तों सनरूफ में अब ये गाड़ियाँ जनरली 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख किलोमीटर चलती हैं। सनरूफ अगर दे दी जाती तो एक तो सनरूफ उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है कि इतने लाख किलोमीटर आपको सपोर्ट कर पाए, तो मेंटेनेंस पार्ट में आपका खर्चा बढ़ जाता है। और उसके अलावा दोस्तों
इनोवा में जनरली आपने देखा होगा रूफ रैक्स का यूज़ करके लगेज स्पेस बढ़ाई जाती है, तो वो प्रैक्टिकलिटी भी आपकी कम हो जाती है अगर आपको सनरूफ मिल जाती है। तो इन चीज़ों की वजह से टोयोटा ने कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड कराई है। उसके अलावा दोस्तों फीचर्स में अगर आप फीचर लोडेड गाड़ी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनोवा को छोड़ के आप किसी और ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे तो एक ज़्यादा बेहतर बात रहने वाली है। उसके अलावा बात करता हूँ तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल काफ़ी सही है गाड़ी का और वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों अब बात करनी ज़रूरी है NVH लेवल्स की। तो दोस्तों नॉइज़ की अगर बात करी जाए तो इंजन नॉइज़ आपको सुनाई देगी क्योंकि डीजल इंजन है और इतना बड़ा इंजन है, बट परेशान बिल्कुल भी नहीं करती है। अब इस टाइम आप देख रहे हैं गाड़ी में हल्का हल्का AC ऑन है और हल्की हल्की इंजन नॉइज़ आ रही है, वो भी दोस्तों हाई रेव्स पे आती है। ये गाड़ी जनरली अगर आप क्रूज़ करते हैं तो 1,500 से 2,000 RPM पे रहती है और इतने RPM पे आपको किसी भी गाड़ी की इंजन नॉइज़ सुनने को नहीं मिलेगी। अब मैं सुनाता हूँ आपको इसकी इंजन नॉइज़। तो दोस्तों अब अगर आप थोड़ा सा फील कर पाएँ तो लगभग 3,500-4,000 RPM पे है गाड़ी। अब इंजन नॉइज़ केबिन में आ रही है। चलिए वापस से ड्राइव में डाल दिया और इंजन नॉइज़ सिर्फ आपको हाई RPMs पे ही परेशान कर सकती है। उसके अलावा बात करते हैं तो टायर नॉइज़ आपको डेफिनेटली, गाड़ी थोड़ी ये पुरानी हो गई है, अराउंड 22-23 हज़ार किलोमीटर चल भी गई है और मीडिया टेस्ट में गाड़ी यूज़ हो रही है, तो उस वजह से टायर थोड़े से घिस गए हैं। तो मेरे हिसाब से नई गाड़ी में टायर रिलेटेड नॉइज़ भी आपको नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों नॉइज़ तो यहाँ पे कोई ख़ास है नहीं। वाइब्रेशन की बात करूँ तो एक बार गाड़ी को रोक लेते हैं तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को रोक लिया, हज़ार्ड लैम्प जला लेते हैं और आपको ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं गाड़ी क्या कुछ वाइब्रेशन है। तो दोस्तों शिफ्ट टू P बिफोर एग्जिटिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हल्की फुल्की वाइब्रेशन है, बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन वाली गाड़ी ये नहीं है, बट ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये वाइब्रेशन आपको परेशान नहीं करती है डेली लाइफ में, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है जब आप एक इस तरह की गाड़ी चलाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो हार्शनेस। तो जी हाँ दोस्तों, डीजल इंजन में हल्की फुल्की हार्शनेस भी होती है और इसके अंदर भी वो चीज़ है। तो आपको वैसे भी डीजल इंजन की आदत होनी चाहिए अगर आप एक इतना बड़ा डीजल इंजन रन करने की, यूज़ करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों Hyundai जितना रिफाइंड तो नहीं है ये इंजन, बट अगेन वही बात आ जाती है दोस्तों, कोई डीजल इंजन या कोई भी इंडियन गाड़ी जो इंडिया में सेल होती हो आपने रेयरली ही देखी होगी 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख किलोमीटर चलती हो। तो ये सारी चीज़ें इंजन रिलेटेड या नॉइज़ रिलेटेड, वाइब्रेशन रिलेटेड जो है वो सब इग्नोर कर दी जाती हैं इसके इंजन की रिलायबिलिटी के आगे। उसके अलावा दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जिसकी आप सबसे ज़्यादा देर से वेट कर रहे होंगे, बॉडी रोल। तो दोस्तों लेंथ काफ़ी अच्छी है गाड़ी की और काफ़ी बड़ी 7 सीटर ये गाड़ी है, तो अगेन आपको बॉडी रोल फील तो होना ही है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बॉडी रोल नहीं है या नहीं मिलेगा, बट दोस्तों बॉडी रोल आपको आदत पड़ जाएगी एक बार आप इस तरह की गाड़ी रेगुलरली डेली लाइफ में ड्राइव करेंगे, तो बॉडी रोल भी आपको कोई बहुत ज़्यादा खास परेशान नहीं करने वाला है। अब दोस्तों एक ऐसा पॉइंट जो कि बात करना रह गया है और उसके बाद कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है, नो मैटर किस गाड़ी के अंदर आप हों, और टायर वगैरह सभी चीज़ें इसके अंदर अच्छी रखी गई हैं, बट ब्रेकिंग कहीं ना कहीं, अब मेरे को ये नहीं पता इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर या फिर सभी इनोवाज़ के अंदर, बट थोड़ी सी ब्रेकिंग में इम्प्रूवमेंट का स्कोप मेरे को ज़रूर दिखाई दिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि ये गाड़ी रुकती नहीं है, रुकती है, बट कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस वाली ब्रेकिंग होती है कि आप गाड़ी 100 पे चला रहे हैं या 120 पे चला रहे हैं या 50 पे भी चला रहे हैं, कितना गैप आप लेके चलें, तो वो चीज़ थोड़ी सी बाकी नॉर्मल गाड़ियों से डिफरेंट लगी मेरे को इसके अंदर। हालांकि ये MPV इसके अंदर मैंने नोट किया है, चाहे मैंने अर्टिगा चलाई हो, चाहे मैंने ट्राइबर चलाई हो, कितनी भी जो भी मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं जो प्रॉपर MPV मानी जाती हैं, उनमें ब्रेकिंग एस्पेक्ट मेरे को थोड़ा सा कम ही लगा है। आई डोंट नो वाई। अगर आप में से कोई जानता हो इसका रीज़न तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब मैं फाइनली सम अप कर देता हूँ इस वीडियो को और आपको बता देता हूँ फाइनली कि क्या आपको इनोवा क्रिस्टा कंसिडर करना एक सूटेबल ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूँ कि फैमिली के हिसाब से
यूसेज के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, रीसेल के हिसाब से ये गाड़ी अच्छी है। अब दोस्तों कहाँ पे ये गाड़ी अच्छी नहीं है या फिर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है? दोस्तों अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको परेशान कर सकता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं अगेन, तो ये स्टीयरिंग आपको सिटी में, ट्रैफिक में या जैसी लेन्स होती हैं आजकल दिल्ली में, इधर से उधर और पार्किंग में डेफिनेटली परेशान करेगा। क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मैंने पहले भी चलाए और मेरे को पर्सनली पावर स्टीयरिंग से ज़्यादा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ही पसंद है। बट स्टिल मेरे को हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से भी थोड़ा सा हार्ड लगा ये। अब ये भी अगेन हो सकता है इस पर्टिकुलर यूनिट का इशू। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी आप टेस्ट ड्राइव करके इस स्टीयरिंग को ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि स्टीयरिंग किस लेवल पे हार्ड है और क्या आप उसे डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे या नहीं। उसके अलावा दोस्तों ब्रेकिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सेफ्टी रिलेटेड और बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ आपको यहाँ पे नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, होप करता हूँ मैंने अपनी तरफ से आपको इस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पे सभी पॉइंट्स बता दिए और आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको क्या ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।